स्वागत है आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 3 कक्षा 8 का अध्याय 12 पौधे और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता को देखने वाले हैं। तो चलिए अध्याय पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अध्याय जंतुओं पौधे और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता। देखिए इस इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, देखिए संरक्षण मीन्स कंजर्वेशन होता है। ठीक है, अब प्लांट्स मीन्स पौधे और एनिमल्स मीन्स जंतु। ठीक है, अब देखिए जैव विविधता जिसे इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस अध्याय में हम 6 चीज़ों को देखने वाले हैं। पहला है जैव विविधता, दूसरा जैव विविधता का महत्व, तीसरा जैव विविधता का संरक्षण, चौथा यानी विलुप्त जीव जंतु, और पांचवा विलुप्त प्राय जीव जंतु, और छठा रेड डाटा बुक, जिसमें हम 6 चीज़ों यानी कि इन सभी के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम इन सभी पॉइंट्स को आसानी से जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है जैव विविधता, है ना। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए इसका परिभाषा है कि जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्रजातियां तथा उनका आपसी पर्यावरण संबंध। ठीक है, इसे कहते हैं जैव विविधता। देखिए जैव विविधता इसके शब्द से पता चलता है। देखिए जैव मतलब होता है जितने भी जीव जंतु है इस धरती पर उसे जैव कहते हैं। ठीक है, और विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के। देखिए हमारी धरती पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, है ना। तो देखिए इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और इनका संरक्षण का भी देखिए बारे में जानेंगे। ठीक है, और देखिए हम अगला पॉइंट हमारा था कि जैव विविधता का महत्व, है ना, जैव विविधता का महत्व। देखिए जैव विविधता के कारण ही हम धरती पर सुखी रह पाते हैं। ठीक है, अगर जैव यानी कि देखिए जैव मतलब जो भी जैव में आते हैं धरती पर अलग अलग सजीव। ठीक है, तो देखिए जैव में हमारा पेड़ पौधा, अनेक प्रकार के जीव जंतु इत्यादि सब आते हैं। तो देखिए जैव विविधता के कारण हम सुखी जीवन जी पाते हैं। देखिए हमारे जीने के लिए भोजन और ऑक्सीजन जरूरी है, जो कि वन और जंतुओं से मिलते हैं। यानी भोजन हमें किससे मिलते हैं, जंतुओं से, और वन से, और ऑक्सीजन हमें वन से मिलते हैं, है ना। तो देखिए वन और जंतु भी जैव विविधता के ही अंग है। ठीक है, हम जो कपड़ा पहनते हैं वो भी क्या है, वन से ही हमें प्राप्त होता है। लकड़ी, दवाई, ईंधन इत्यादि हमें वन से मिलते हैं, और चूंकि वन भी जैव विविधता का ही अंग है ना। अब देखिए सूक्ष्म जीव मिट्टी को उर्वरक बनाता है। देखिए सूक्ष्म जीव भी जैव विविधता के अंग है ना। तो देखिए सूक्ष्म जीव जो कि हम मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। पेड़ पौधे के चलते हमें स्वच्छ वायु मिलती है। ग्लोबल वार्मिंग भी वन के ही उपस्थिति में खत्म होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाता है पृथ्वी पर तभी ग्लोबल वार्मिंग होता है। और चूंकि क्या करता है ये पेड़ पौधे कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकता है। ठीक है, देखिए वन के कारण वर्षा भी होती है। यानी कि हमें क्या जैव विविधता का महत्व के बारे में हमें पता है। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं, अंडा, मांस, मछली और भी बहुत कुछ जैसे फल उल, ये सब हमें पेड़ पौधे से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, है ना। अब देखिए आपने किन किन के बारे में जाना, एक तो जैव विविधता के बारे में जान लिया। ठीक है, और दूसरा जैव विविधता का महत्व। अब हमें जानना है जैव विविधता का संरक्षण। देखिए आपको पता है कि जैव विविधता हमारे लिए जरूरी है, तो इसका संरक्षण करना भी हमारे लिए जरूरी है ना। तो देखिए आगे हम पॉइंट्स पर। तो देखिए वन्य प्राणियों का संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है ना। देखिए समाज और सरकार के इन जीवों की सुरक्षा के लिए अनेक विधियां अपनाई गई है, जिसे कुछ नीचे दिए गए हैं, है ना। तो देखिए सरकार ने और समाज ने विशेषतः 3 प्रकार के अभ्यारण्य बनाए हैं ना। देखिए सबसे यानी कि सुरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है अभ्यारण्य। तो देखिए ये अभ्यारण्य क्या होता है, तो देखिए अभ्यारण्य जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है, अभ्यारण्य। तो देखिए अब राष्ट्रीय पार्क, है ना। देखिए राष्ट्रीय पार्क वन्य जंतु के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। देखिए राष्ट्रीय पार्क में क्या जंतु यानी कि जंतुएं ही रह सकते हैं, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं, आप या हम लोग नहीं जा सकते, वहाँ पर सिर्फ जंतु रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का वे उपयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए जैव मंडल होता है बहुत बड़ा यानी कि विशाल क्षेत्र होता है पेड़ पौधा का। ठीक है, वह विशाल क्षेत्र जहाँ पौधे, जंतु एवं आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए सभी संसाधनों को सुरक्षित किया गया हो। देखिए इसमें क्या होता है कि सिर्फ जंतु रह सकते हैं, यहाँ आप बसने के लिए नहीं जा सकते। और क्या, आदिवासी यानी कि सिर्फ जंतुओं रह सकते हैं, और आदिवासी वहाँ पर आप आश्रित नहीं हो सकते, वहाँ पर आप घर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगला आपको पॉइंट लिख लेना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया है। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ है जो हर वर्ष कुछ ना कुछ यानी कि घोषित करते हैं। तो देखिए 2010 में संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया है ना। अब देखिए अगला पॉइंट आप लिखिएगा कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। ठीक है, इसे भी आपको याद करना होगा, है ना। देखिए एक और पॉइंट्स को आपको लिखना है कि हमारे क्षेत्र में 85 राष्ट्रीय उद्यान और 448 अभ्यारण्य एवं 16 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इन्हें भी आपको याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है विलुप्त पौधे। ऐसे पौधे जो अब धरती पर उनका निशान ही नहीं है, यानी कि वे कट के अब खत्म ही हो गए। देखिए जंगलों की कटाई से अनेक, यानी कि जंगलों से जो भी यानी कि कटाई से अनेक एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, फर्न एवं जिम्बोनोस्पर्म, जिंको, साइकैड आदि विलुप्त पौधे हो गए हैं। यानी कि ये सभी पौधे क्या है, अब विलुप्त ही हो गए, यानी कि अब इनका नामो निशान धरती पर ही नहीं है। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट था
अगला था पॉइंट हमारा विलुप्त जंतु। देखिए पौधे के बारे में आप जान चुके कि यह यानी कि धरती पर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। और देखिए विलुप्त जंतु, तो देखिए विलुप्त जंतुओं में हमारा क्या हो जाता है, मॉरिशन का डोडो पक्षी और डायनासोर, ठीक है, ये दो विलुप्त जंतु हैं, ठीक है। और देखिए अगला है हमारा पॉइंट कि विलुप्त प्राय जंतु। तो देखिए विलुप्त प्राय जंतु, विलुप्त मतलब तो आप जान गए कि कोई यानी कि पूरा नामो निशान खत्म, लेकिन विलुप्त प्राय जंतु जो अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे, यानी कि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है ना। देखिए निम्नलिखित जंतुओं अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है, यानी कि इन सब को अब यानी कि विलुप्त होने के कगार पर है। देखिए ये सभी विलुप्त प्राय जंतु है कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, गिरगिट, मेढक, चील, गिद्ध, कबूतर, बतख, काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, भेड़िया, जंगली कुत्ता, सिंह यानी शेर, बाघ, चीता, गेंडा, ब्लू व्हेल, चीतल, तेंदुआ, सॉस, राष्ट्रीय पक्षी इत्यादि, ये सभी क्या है कि विलुप्त ही प्राय जंतु है, यानी कि ये सभी विलुप्त होने के कगार पर है। तो देखिए सबसे पहले हम विलुप्त जंतुओं में क्या करते हैं कि मॉरिशन का डोडो पक्षी की कहानी जानते हैं, यानी डोडो पक्षी की कहानी जानते हैं। तो देखिए ये हमारा डोडो पक्षी है, ठीक है। तो देखिए ये डोडो पक्षी जो मॉरिशन का था, इसमें क्या हुआ कि ये बहुत कमजोर था, ठीक है। तो देखिए इसका कारण क्या हुआ कि इनका स्वादिष्ट मांस था, ठीक है। तो देखिए यही इनका मृत्यु का कारण बना कि इसका मांस जो है स्वादिष्ट मिल था, ठीक है। और दूसरा कि यह ज़्यादा यानी कि आसानी से मिल भी पाता था, ज़्यादा स्पीड से नहीं दौड़ पाता था, ना ही अधिक दूर तक उड़ नहीं पाता था, इसलिए ये मनुष्यों के हाथों में आसानी से आ जाता था, जिनके कारण मनुष्य ने इन्हें क्या किया कि मार के खाने लगे, जिससे ये क्या हो गया, विलुप्त हो गए, यानी कि मॉरिशन में अब है ही नहीं, ठीक है। देखिए हमारा अगला पॉइंट है बाघ, ठीक है। देखिए बाघ भी हमारा क्या है देखिए बाघ भी हमारा यानी कि विलुप्त प्राय जंतु है, यानी कि ये सभी बाघ भी अब यानी कि विलुप्त होने के कगार पर ही है। देखिए बाघ एक जंगली पशु है, ठीक है, जिनका अस्तित्व अब खतरे में है, ठीक है। ये शिकारियों के द्वारा इनके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि, देखिए इन सभी से क्या होते थे कि शिकार करके इन सभी को बेचते थे, जिससे उन्हें बहुत पैसा मिलता था शिकारियों को। इसलिए ये सभी बाघ को मार के क्या करते थे, खाल, हड्डी, दांत, नाखून इत्यादि लेके बेचते थे, ठीक है। तो देखिए इनकी सुरक्षा देने के लिए क्या की है सरकार की, राष्ट्रीय पशु घोषित किए है ना, राष्ट्रीय पशु घोषित किए, ठीक है। और बाघ पर परियोजनाएं लागू कर दिया है, ठीक है। देखिए पहले हमारे देश में यानी कि पहले हमारे देश में कितने बाघ थे, 4000, ठीक है, 40,000 बाघ थे, ठीक है। पर सन 2011 तक मात्र 1706 ही बाघ बच गए, ठीक है। इसी प्रकार मोर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया, क्योंकि मोर के भी पंख ले लेके लोग उसे मार देते थे ना, तो इसलिए मोर को भी क्या किया, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया, जिसके कारण अब इनकी यानी कि लोग इसे मारे नहीं और इनसे प्यार करें, ठीक है। देखिए बाघों का संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर की योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। देखिए हमारा अगला पॉइंट है सोस, जिसे डॉल्फिन कहते हैं, ठीक है। देखिए ठीक इसी प्रकार डॉल्फिन का भी अस्तित्व खतरे में है। देखिए यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है, ठीक है। यह ब्लू व्हेल के निकट संबंधी है, ठीक है। स्तनधारी मतलब जिसके पास स्तन हो, यानी कि जो अंडे ना देता हो, ठीक है। देखिए इसकी 40 प्रजातियां हैं, ठीक है। देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई 1.2 मीटर की लंबाई होती है, यानी 4 फीट की होती है लंबाई, ठीक है। और 4 फीट से लेकर के 9 यानी कि 9.5 फीट यानी कि 30 फीट की यानी कि 30 फीट तथा 400 किलोग्राम का यानी 400 किलोग्राम से 10 टन तक हो सकता है, ठीक है। देखिए ये विश्व भर में पाई जाती है, यह हर जगह पाई जाती है, खासतौर पर उथले सागरीय क्षेत्रों में, यह महासागरियों में या छोटी मछलियों एवं छोटे जीव जंतुओं को खाती है, ठीक है। ये देखिए बुद्धिमान जीवों में से एक है ये डॉल्फिन, ठीक है। ये बुद्धिमान जंतुओं में से एक है, ठीक है। इसे ये किसी का भी दोस्त बन जाती है ना। अब देखिए डॉल्फिन क्यों खतरे के कगार पर है, तो देखिए इसके शरीर से जो तेल निकलता था उसका औषधीय उपयोग होता था, जिनके कारण क्या होता था कि इनका अस्तित्व खतरे के यानी कि खतरे में आ गया है ना। और देखिए प्रवासी, हमारा अगला पॉइंट है प्रवासी पक्षी। तो देखिए प्रवासी पक्षी जो दूसरी जगह से आए होते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं, जो पक्षी दूसरे यहाँ से आए होते हैं। देखिए ये सभी पक्षी क्या होता है, अन्य भागों से उड़कर हमारे यहाँ पर आते हैं भारत में। तो देखिए अगर आपको राजस्थान के भागल यानी भरतपुर विहार घूमने का मौका मिले, तब वहाँ पर जाकर आप रोमांचित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। यहाँ प्रवासी पक्षियों से आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। देखिए ये प्रवासी पक्षी जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया से निश्चित समय पर उड़कर यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में अत्यधिक ठंड पड़ती है ना, इसलिए वह स्थान छोड़कर उस समय जीवन यापन करने यहाँ आ जाती है, ठीक है। और वहाँ पर अनुकूलन नहीं हो पाता है ना, वहाँ उतना ठंड में पक्षी नहीं रह सकती है ना। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है रेड डाटा बुक, ठीक है। तो देखिए इसका परिभाषा है रेड डाटा पुस्तक, वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है वनों का बचाव। देखिए इसका क्या है कि वनों का बचाव हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो देखिए यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें इसका, है ना। वनों का बचाव हम कैसे करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे। अगर एक वृक्ष काटा जाए तो उसकी जगह पर क्या करेंगे, यानी कि वृक्ष जरूर लगाया जाए उसके जगह पर एक वृक्ष, है ना। तो जंगल को बचाया जा सकता है ना, इससे क्या होता है, जंगल को बचाया जा सकता है ना। और जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले समाज के लोगों को चाहिए कि जंगल के इर्द गिर्द काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाएं, है ना। और उनके ईंधन की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। इससे क्या होगा, ईंधन की प्राप्ति भी हो जाएगी, है ना। और देखिए दूसरी बात कि हम ईंधन के लिए क्या करते हैं, यानी कि पेड़ लकड़ियों के लिए
पेड़ पौधे को काट देते हैं, तो उसकी जगह पर हमें एक पेड़ पौधे लगा देना चाहिए, है ना। वैसे हम सभी को कम से कम एक वृक्ष रोपण करना चाहिए, है ना, सभी को करना चाहिए। और देखिए उन जंतुओं के बारे में जानिए जिन्हें बचाने के लिए, संरक्षण के लिए, यानी कि जिन्हें बचाने के लिए हमारे देश में कई अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क हैं। देखिए अगले तालिका में चलते हैं। तो देखिए ये हमारा तालिका है जिसमें राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य के बारे में बताया गया है। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये हमारे भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। ये 1936 में बनाया गया था और इसमें कौन से जंतु रहते हैं? बाघ। वैसे काजीरंगा अभयारण्य जो कि असम में है, ये एक सींग वाला गेंडा के नाम से फेमस है। वैसे आप सभी को इन सभी को क्या करना है? याद कर लेना है। ये सभी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका यानी कि सब्जेक्ट खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर से पहले हम क्या करेंगे कि अपने नोट्स को देख लेते हैं, अपने नोट्स को। देखिए जीवों की आकृति एवं बनावट एक जैसी नहीं होती है। देखिए पर्यावरण संतुलन के लिए जैव विविधता आवश्यक है। जैव विविधता धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध तथा पर्यावरण से उनका संबंध जैव विविधता है ना, जैव विविधता है, ठीक है। वनों के अंधाधुंध कटाई से सूखा, बाढ़ आदि समस्या उत्पन्न हो गई है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को विश्व जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। देखिए संयुक्त राष्ट्र अब ये जान चुके हैं, ठीक है। देखिए प्रतिवर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता मनाया जाता है। डायनासोर, डोडो आदि विलुप्त पक्षी हैं। देखिए ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, अजगर, गिद्ध, गौरैया, बाघ, चीता, कछुआ आदि विलुप्त प्राय जंतु यानी कि विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डाटा बुक सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड में रखा जाता है इसके अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट है डॉल्फिन, जिसे सॉस कहते हैं, ये को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। अगला है हमारा वनोन्मूल, ये एकमात्र विकल्प है वृक्षारोपण, यानी कि इसका मतलब है कि वन को संरक्षण करने का एक ही उपाय है वृक्षारोपण, यानी वृक्ष लगाएं, है ना। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं ना। तो देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुना है, ठीक है। तो देखिए धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? जैव विविधता, ठीक है। अब देखिए अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। तो देखिए अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में सभी मना है। यहाँ पे आप कृषि नहीं कर सकते, चारागाह नहीं कर सकते और शिकार नहीं कर सकते, यानी उपर्युक्त सभी। देखिए निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? तो देखिए इनमें से बाघ, गेंडा, ब्लू व्हेल, ये सभी विलुप्त ही होते जा रहे हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा क्या है? गंगेय डॉल्फिन, यानी गंगा में पाया जाने वाला डॉल्फिन। अब देखिए कांवर पक्षी विहार स्थित है, तो कांवर पक्षी विहार हमारे बेगूसराय में स्थित है, ठीक है। देखिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, ठीक है। देखिए डैश को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 22 मई को, है ना, 22 मई को जैव विविधता मनाया जाता है ना। देखिए देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, तो आपको पता है देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए संकटापन्न प्रजातियों का सूची यानी अभिलेख डैश पुस्तक में रहता है, तो किस पुस्तक में रहता है? रेड डाटा पुस्तक में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, यानी कि किसके कारण पलायन करते हैं, यानी कि किस लिए हमारे यहाँ आते हैं? तो जलवायु परिवर्तन के कारण। तो यहाँ लिखेंगे जलवायु, यानी ठंड होती है, गर्मी होती है, उसी कहते हैं जलवायु, ठीक है। अब देखिए फर्न, शैवाल, जिंको, साइडोन आदि कौन से पौधे हैं? विलुप्त पौधे हैं ना। अब देखिए डोडो, देखिए यहाँ पे हम क्या करना है? मिलान करना है, कॉलम क्वा को कॉलम ख से मिलान करना है। अगला में हमारा क्या है? मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए मिलान हमें क्या करना है? देखिए डोडो, तो देखिए डोडो हमारा कौन सा पक्षी है? मॉरिशन का विलुप्त जंतु, है ना, ठीक है। अब देखिए गंगेय डॉल्फिन, देखिए गंगेय डॉल्फिन गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी जीव है ना। देखिए वाल्मीकि अभयारण्य कौन सा है? वाल्मीकि अभयारण्य किसके लिए है? बाघ के लिए। काजीरंगा अभयारण्य एक सिंग वाला गेंडा के लिए है। फर्न, जिंको, साइकेड आदि विलुप्त पौधे हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे पौधे हैं, ठीक है। अब देखिए अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर जैव विविधता धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध तथा पर्यावरण से उनका संबंध है ना, जैव विविधता, ठीक है। तो देखिए विनाश के मुख्य कारण क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर है यह कि हमें जैव विविधता संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम जैव विविधता के बिना नहीं रह सकते, यानी कि इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है ना। देखिए हमारे जीने के लिए भोजन और ऑक्सीजन जरूरी है, जो कि हमें वन से ही मिलते हैं, है ना, इसलिए हमें जैव विविधता जरूरी है ना। तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जैव विविधता के कारण ही हम सुखी जीवन जी पाते हैं, और हमारे जीने के लिए भोजन और ऑक्सीजन जरूरी है, जो कि वन से ही मिलते हैं, और हम जो कपड़ा पहनते हैं वो भी वन से ही प्राप्त होता है, हमें लकड़ी, ईंधन, दवाई, ये सभी हमें वन से प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारे लिए जैव विविधता जरूरी है, क्योंकि हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अब देखिए विनाश का मुख्य कारण क्या है, यानी कि विनाश के मुख्य कारण उनके प्रभाव बताएं। तो देखिए विनाश का मुख्य कारण है कि अंधाधुंध वनों की कटाई एवं ऑक्सीजन यानी कि एवं कार्बन डाइऑक्साइड की फैलाव, यानी कि हम बहुत ही ज़्यादा वन भी काट रहे हैं और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है ना हमारे देश में, है ना। तो देखिए इससे क्या होगा कि हमारे भारत यानी कि हमारे पृथ्वी पर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को सोख भी नहीं पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा भरपाई हो जाएगी, जिससे हमारे देश में क्या होगा, यानी कि हमारी दुनिया में विनाश हो जाएगा। तो देखिए रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो देखिए इसका उत्तर है कि रेड डाटा बुक में सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि
प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो एक जगह से दूसरे जगह वास करना प्रवास कहलाता है, ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है? आपने राज्य के किन्हीं 2 अभ्यारण्यों का नाम लिखे। तो देखिए अभ्यारण्य किसे कहते हैं? जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र अभ्यारण्य कहलाता है। वही क्या था अगला क्वेश्चन? राष्ट्रीय पार्क वन्य जंतु के लिए हर प्रकार से आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, है ना, इसे आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षिप्त बताएं। तो इसका उत्तर है आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि पहले हमारे देश में यानी कि 40,000 बाघ थे, पर सन 2011 में मात्र 1706 बाघ बचे। इसी प्रकार ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद आगे लिखेंगे कि बाघों के संरक्षण, इसलिए बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई, है ना। अब आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम अपने विद्यालय या घर को हरा भरा रखने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये उनकी सूची बनानी है। तो देखिए क्या आप ये कॉमन सेंस है ना, कॉमन क्वेश्चन है। तो आप अपने घर में हरा भरा चीज़ों को, इनकी हरियाली लाने के लिए क्या क्या करेंगे उनमें आपको लिखना है, ठीक है, खुद से। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आपको अपना आत्मविश्वास के बारे में नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप इतना फ़ोन से देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं 100% कर सकता हूँ कि आपके पास आत्मविश्वास है, इसलिए आप वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं अपने स्कूल से कुछ स्कूल में आप नहीं जो सीखे उसे आप इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद से लिख सकते हैं इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हुआ और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।